हमारे देश में जब भी रिश्ते नातों की बात होती तब एक बात बहुत सटीकता के साथ तमाम दुनिया के लोग बोलते हैं कि भले ही शहरों की संस्कृति खराब हो गई है, लेकिन गांव में आज भी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कोई महिला है तो अपने पति के लिए बिल्कुल लॉयल है और कोई पति है तो अपनी पत्नी के अलावा किसी और महिला को देखता तक नहीं। इस बात के लिए तमाम अलग अलग एग्जाम्पल लोग पेश करते हैं, अलग अलग तारीफों में कसीदे पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जहन में बस एक सवाल आएगा कि क्या शहर क्या गांव, सोशल मीडिया का एक ऐसा दौर निकल के सामने आ गया है कि इसने हमारे देश की संस्कृति को खा लिया है। और जब सोशल मीडिया और तमाम फॉरेन के ऐप हमारे देश की संस्कृति को खा रहे हैं तो ऐसे हाल में हमारी संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आज हमारी संस्कृति इस कदर खराब हो रही है तो इसका जवाब कौन देगा? नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज प्रखर ट्रू क्राइम के इस नए एपिसोड में हम ऐसे सवाल को आपके सामने रखेंगे जिस सवाल के बारे में आप तमाम लोग अवेयर तो हैं, आप तमाम लोग परिचित भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सवालों से किनारा काट के आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। दरअसल जिस पूरी घटना के बारे में आपसे जिक्र करने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक गांव लगता है कयामुद्दीनपुर। इसी कयामुद्दीनपुर में रहने वाले महेश की है। दरअसल महेश की कई साल पहले शादी हुई थी। शादी पूजा नामक महिला से हुई थी। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। महेश नॉनवेज खाने का शौकीन था, कभी कभार थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेता था, लेकिन इसके बावजूद ना ही उसने कभी अपनी पत्नी से बदतमीजी की, ना ही उसने पत्नी के साथ कभी गलत व्यवहार किया और हमेशा ही अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ तमीज़ और तहजीब के साथ पेश आता था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान अभी चंद दिन पहले की बात है, महेश अपने घर से ये बोल के निकलता है कि मैं चिकन लेने जा रहा हूँ, लेकिन फिर वापस लौट के कभी नहीं आता। जब महेश ये बोल के जाता है, उसके बाद काफ़ी देर तक महेश लौट के नहीं आता तो परिवार वाले परेशान होते हैं। शुरुआत में उनको लगा कि शायद महेश कहीं रुक गया है और जानबूझ के समय खराब कर रहा। फ़ोन करते हैं परिवार वाले, लेकिन किस्मत देखिए कि फ़ोन भी नहीं लगता। फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। इसके बाद परिवार वाले परेशान होते हैं। जो भाई गणेश था वो खोजना शुरू करता है। कभी किसी दोस्त के पास फ़ोन करता है, कभी किसी रिलेटिव के पास फ़ोन करता है। जहाँ से इस घर का चिकन आता था उस दुकान पे जाके पता करता है, लेकिन चाहे जहाँ पता करता है, चाहे जहाँ खोजबीन करता है, ना ही महेश की कहीं खोज खबर लगती है, ना ही महेश से बातचीत हो पाती है और धीरे धीरे वक्त पानी की तरह बहता चला जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है परिवार वाले परेशान होते हैं। पत्नी का रो रो के बुरा हाल था, भाई परेशान था। इसी दौरान लगभग जब एक दिन गुजर गया तब परिवार वालों को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स दबी आवाज़ में परिवार वालों से बताता है कि भाई आ जाओ एक जगह पे। ये बात जब परिवार वाले सुनते हैं तो पूछते हैं कहाँ पे और क्या हुआ। वो कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि आ जाओ। इसके बाद परिवार वाले उस जगह पे जाते हैं और जैसे उस जगह पे जाते हैं उन्होंने जो कुछ देखा उसको देखने के बाद इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चूँकि वहाँ पे महेश ज़मीन पे पड़ा हुआ था, पूरे शरीर के चीथड़े उड़ गए थे और शायद पहली नज़र में देख के ये पहचान करना भी मुश्किल था कि ये महेश है या फिर कोई और। जैसे ये चीज़ परिवार वाले देखते हैं फ़ौरन दहाड़े मार के रोने लगते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी आती है। आने के बाद सबसे पहले उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद फिर जाँच पड़ताल शुरू करती है। जब जाँच पड़ताल शुरू करती है, शुरुआत में परिवार वालों से पूछताछ किया जाता है कि क्या आपको किसी पर डाउट है, क्या आपको किसी पे शंका है, क्या आपको लगता है कि कोई महेश का ऐसा दुश्मन था जो ऐसे काम को कर सकता है? परिवार वालों से चाहे जितना सवाल पूछा जाता, परिवार वाले बस एक सुर में जवाब देते हैं कि मेरा महेश बड़ा अच्छा था, उसकी ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही उसकी किसी से कोई रंजिश थी और कोई भी महेश के साथ ऐसा क्यों करेगा। अभी बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तब उनको लग जाता है कि ये मामला बड़ा पेचीदा है। उसके बाद पुलिस वाले एक दूसरे तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और इस मामले में टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेते हैं। इस मामले में जब टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया जाता है उसके बाद परिवार वालों से पूछताछ होती है, उनके मोबाइल फ़ोन की जाँच पड़ताल होती है। लास्ट बार महेश कहाँ देखा गया था उसकी लास्ट लोकेशन निकाली जाती है और उस इलाके में कितने और नंबर एक्टिव थे, ये तमाम चीज़ें जब पड़ताल की जाती है तब एक शख्स का नाम निकल के सामने आता है और उस शख्स का नाम था जयप्रकाश। जैसे ही पुलिस वालों की शक की सुई गांव के रहने वाले जयप्रकाश तक जाती है, फौरन पुलिस की टीम जयप्रकाश के पास जाती है। जाने के बाद जयप्रकाश को उठाती है और उठाने के बाद पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती पूछताछ में जयप्रकाश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ गहरी होती गई, जैसे जैसे पुलिस वाले सख्ती बरतते गए,
अंत में जयप्रकाश ने एक ऐसी बात बोली जिसके बाद चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आसपास के लोग हों, और जब आप इस पूरी घटना को सुन लेंगे तो चाहे आप भी हों, हर आदमी हैरान हो जा रहा है कि आखिर गांव में ऐसा घिनौना काम कब से होने लगा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 1 साल पहले होती है। 1 साल पहले जो महेश था उसकी बीबी पूजा जयप्रकाश को देखती है और देखने के बाद मन ही मन जयप्रकाश को पसंद करने लगती है। इधर जयप्रकाश भी जब पूजा की भावनाओं को समझता है तो वो भी फौरन हाँ कर देता है और इसी के बाद दोनों जब मन होता तब रंगरलियां मनाते, जब मन होता एक दूसरे के साथ मिलने लगते। नया फ़ोन इन दोनों परिवार वालों को मिला था, पूजा को भी नया फ़ोन मिला था। सोशल मीडिया के माध्यम से वो जयप्रकाश से बातचीत करना शुरू करती है और धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। शुरुआत में ये प्यार किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है परिवार वाले नोटिस करते हैं कि उनके घर की जो बहू है किसी के साथ टच में है, किसी के साथ बातचीत कर रही। ये बात जब महेश को पता चलती है तो महेश भी अच्छा खासा नाराज़ होता है। नाराज़ होने के बाद उसने जब विरोध करना शुरू किया तब इनको लग गया कि अगर महेश इस दुनिया में रहेगा तो हमारा प्यार मुकम्मल नहीं हो पाएगा। फिर क्या था, गांव में रहने वाली एक सिंपल सी महिला कत्ल जैसे घिनौने अपराध की साजिश रचती है। सबसे पहले पूरी जब स्क्रिप्ट लिख ली गई तो उस स्क्रिप्ट के तहत सबसे पहले जयप्रकाश महेश से दोस्ती करता है। दोस्ती की शुरुआत भी शराब और शबाब के दम पे होती है। कभी चिकन खिलाता, कभी शराब पिलाता, और ऐसे ही उस दिन जब चिकन लाने के लिए महेश जाता है तो रास्ते में पूजा फ़ोन करके बताती है और कहती है कि जयप्रकाश आज मौका है, तैयार हो जाओ, महेश आज चिकन लेने के लिए गया है। इसके बाद जयप्रकाश पूरी तरीके से तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद सबसे पहले महेश से मिलता है। मिलने के बाद उसको अपने साथ लेके जाता है, कहता है कि मेरे साथ चलो, दो जाम टकरा लेंगे। फिर क्या, महेश भी लालच में आके शराब के चला जाता है और जाने के बाद जैसे दो जाम टकराने की बात होती है जयप्रकाश जानबूझ के महेश को इतनी शराब पिला देता है, इतनी शराब पिला देता है कि महेश अपना सुध बुध खो देता है। जैसे ही महेश अपना सुध बुध खो के आउट ऑफ कंट्रोल होता है फौरन पूजा को फ़ोन आता है। फ़ोन करके जयप्रकाश बताता है कि शराब मैंने पिला दी है, आगे का काम तुम्हें करना है, तुम आ जाओ। फिर क्या, जयप्रकाश के बताए हुए पते पे पूजा पहुंचती है। वहां पे एक पेड़ के पास महेश पहले ही गिरा हुआ था, उसके हाथ पांव बांधे गए थे। वो पत्नी जिस पत्नी ने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म तक रिश्ता निभाने की कसम खाई थी, वो पत्नी जो एक दूसरे के सुख दुख में लोग साथी थे, उसी पत्नी ने सबसे पहले ईंट उठाया और ईंट उठा के जयप्रकाश के कहने पे अपने पति महेश को मारना शुरू करती है। शुरुआत में ईंट से कुचलती है, उसके बाद फिर एक धारदार हथियार से उसका गला काट दिया जाता है। उसके बाद ये दोनों खुश होते हैं। पति तड़प तड़प के मरता रहता है, पत्नी और उसका से खुश हो जाते हैं इस उम्मीद में कि चलो आज इससे फुर्सत मिली, आने वाले टाइम में हमें कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद ये दोनों खुशियां मनाते हुए वापस आ जाते हैं। इधर परिवार वाले खोजबीन शुरू कर चुके थे। जब पूजा से पूछा गया कि तुम कहाँ गई थी, तब पूजा ने बताया कि मैं तो यूं ही वॉशरूम करने बाहर गई थी। परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय उनका बेटा खोया था, उनका भाई खोया था। शुरुआत में किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी और मामला इंटेंस लेवल पे गया, तब जाके ये सच्चाई निकल के सामने आई कि अपने ही आशिक के साथ पत्नी ने मिलके, अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने ही पति की जान ले ली। चूंकि वजह बड़ी सिंपल सी थी कि पति को उसका अवैध संबंध बर्दाश्त नहीं था। तो आप सोच के देखिए कि जिस संस्कृति के बारे में अक्सर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि भाई शहरों का हालत खराब है, शहरों में सिचुएशन गड़बड़ है, लेकिन गांव में एक दूसरे के साथ आज भी लोग लॉयल हैं। गांव में गंदगियां कम हैं, लेकिन ऐसी कहानियां जब निकल के सामने आती है तब दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या गांव, क्या शहर। आज सोशल मीडिया ने, आज मोबाइल फ़ोन ने, आज व्हाट्सएप ने हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को, हमारे रिश्तों को इस कदर खोखला कर चुका है कि कोई भी किसी से बातचीत कर लेता है, कोई भी किसी से प्यार कर लेता है, और इस प्यार में महेश जैसे पति जब बीच में आते हैं तो फिर अंत में उनकी जान चली जाती है। और जान लेने वाला कोई और नहीं, उनका अपना खून, उनका अपना सगा, उनकी पत्नी या फिर उनके पति होते हैं। मुझे लगा आज इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने एक सवाल पूछा जाए कि क्या अपने घरों में सोशल मीडिया और मोबाइल घुसा के हमने अपनी ही संस्कृति को तबाह कर लिया। जिस सोशल मीडिया और जिस मोबाइल का उपयोग कभी शिक्षा के लिए होना था, उस सोशल मीडिया और उस मोबाइल का उपयोग आज हमारे परिवारों को तोड़ने के लिए, हमारे समाज को गंदा करने के लिए और हमारे एक सभ्य समाज को दूषित करने के लिए उपयोग हो रहा है। तो क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? और अगर हमारी नहीं बनती तो फिर किसकी बनती है? जब हमारा देश आज बर्बाद हो रहा है तो जवाब कौन देगा? बहरहाल
मेरा फ़र्ज है कि अपने चैनल के माध्यम से ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाया जाए, जिससे इस देश की संस्कृति को, इस देश के भाईचारे को और इस देश की एक आम जनमानस को बचाया जा सके। अगर आप भी मेरी इस मुहिम में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।